हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थर्मोडायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें कार्नोट हीट इंजन को पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन फाइंड आउट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्नोट हीट इंजन। सबसे पहली बात, ये आइडियल हीट इंजन है, ठीक है। तो देखो, कार्नोट हीट इंजन क्या होता है। मान लो मेरे पास ये एक कंटेनर है, इसकी ये वॉल और ये वॉल, ये क्या है यहां पे एडियाबैटिक, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है और ये मान लो पिस्टन है, मासलेस पिस्टन। इस कंटेनर के अंदर यहां पे गैस भरी हुई है। मान लो गैस का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 और यहां पे एक हीट रिजर्वोयर है, सोर्स, ठीक है, जिसका टेम्परेचर क्या रहेगा T1। तो यहां पे ये जो मेरी गैस है ना, ये इस सोर्स के साथ इक्विलिब्रियम पे है। गैस का टेम्परेचर भी T1, सोर्स का भी टेम्परेचर T1, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, इस पिस्टन को ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है। यहां पे मैं इसे पिस्टन को ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है। तो देखो गैस का टेम्परेचर तो T1 ही रहेगा, गैस का टेम्परेचर तो T1 ही रहेगा। जैसे मैं इस पिस्टन को ऊपर लेके जाऊंगा, मतलब यहां पे इस गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। ये क्या है, सोर्स, जिसका टेम्परेचर T1। अब मैं एक तरह से ऐसा मानो कि इस पिस्टन के ऊपर से दबाव कम करता गया, जिससे ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगी। तो मान लो कुछ यहां पे चली गई, ठीक है। तो ये क्या है, यहां से यहां तक इस गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। गैस का वॉल्यूम बढ़ा ना, आइसोथर्मल क्यों है, क्योंकि गैस का टेम्परेचर T1 ही रहेगा। मान लो यहां पे गैस का प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर तो T1 ही रहेगा, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, इस सोर्स को हटा दूंगा, ठीक है। ये जो हीट रिजर्वोयर है ना, इसको हटा दूंगा और ये जो कंटेनर का बॉटम है ना, इसको भी मैं इंसुलेटिंग बना दूंगा, ठीक है। ये सोर्स हटा दिया और कंटेनर के बॉटम को भी मैंने इंसुलेटिंग मतलब एडियाबैटिक बना दिया, ठीक है। तो अब देखो, इस पिस्टन के ऊपर से दबाव और कम करता जाऊंगा, ठीक है। तो जिससे पिस्टन और ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहां पे यहां से यहां तक गैस का एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। पिस्टन मान लो यहां पे चली गई, ठीक है। तो यहां से यहां तक गैस का एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा और गैस का टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। गैस का ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा और गैस का टेम्परेचर घटेगा। तो यहां पे मान लो गैस का प्रेशर हो गया P3, वॉल्यूम V3, टेम्परेचर T2 हो गया, ठीक है। तो गैस का प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर घटेगा। तो यहां से यहां तक गैस का एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, इस यहां पे ये जो कंटेनर का बॉटम है ना,
इसके नीचे मैं एक सिंक लगा दूंगा, मतलब एक हीट रिजर्वोयर लगा दूंगा। ठीक है, एक सिंक मतलब एक हीट रिजर्वोयर लगा दूंगा जिसका टेम्परेचर क्या होगा, T2। ये लगा दिया मैंने सिंक जिसका टेम्परेचर क्या होगा, T2। अब इसके बाद में मैंने क्या किया, इस पिस्टन के ऊपर दबाव बढ़ाता गया। ठीक है, पिस्टन के ऊपर दबाव बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया। तो यहां पे इस गैस का आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। ठीक है, ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगी, गैस का टेम्परेचर T2 ही रहेगा सिंक के टेम्परेचर के बराबर। तो पिस्टन के ऊपर मैं दबाव बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, तो गैस का प्रेशर बढ़ता जाएगा लेकिन गैस का वॉल्यूम कम होता जाएगा। ठीक है, और गैस का टेम्परेचर T2 ही रहेगा। तो मान लो मैं कुछ यहां पे ले आया, ठीक है, इस पिस्टन को नीचे यहां पे ले आया। तो यहां से यहां तक इस गैस का ये क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा T2। ठीक है, गैस का प्रेशर बढ़ेगा, मतलब P4 P3 से ज्यादा होगा, वॉल्यूम घटा है, V4 V3 से कम होगा, टेम्परेचर तो T2 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, इसके बाद इस सिंक को हटा दूंगा और इस कंटेनर के बॉटम को हीट इंसुलेटिंग बना दूंगा, मतलब एडियाबैटिक बना दूंगा। ठीक है, तो अब मैं इस गैस को एडियाबैटिकली कंप्रेस करूंगा और कंप्रेस करूंगा इस गैस को। ठीक है, तो यहां पे मैं दबाव बढ़ाता जाऊंगा अपने हाथ से, ये पिस्टन नीचे की तरफ आती जाएगी। अब यहां पे गैस का एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। ठीक है, और यहीं पे ले आऊंगा मैं इसको, इस पिस्टन को नीचे लाता लाता यहीं पे ले आऊंगा, मतलब गैस का वॉल्यूम V4 से घटता घटता V1 हो जाएगा। ठीक है, गैस का प्रेशर P1 होगा, वॉल्यूम V1, और एडियाबैटिक कंप्रेशन है ना, तो गैस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, T2 से और ज्यादा होता जाएगा, तो फाइनली T1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक गैस का एडियाबैटिक कंप्रेशन है। एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ता है ना, और सोर्स का टेम्परेचर ऑब्वियसली सिंक से ज्यादा होगा, T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, तो यहां पे एक ये कंप्लीट साइकिल होगी। अब इसको पीवी डायग्राम में शो करेंगे। ठीक है, तो देखो ये मेरी इनिशियल स्टेट थी, गैस का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस, मतलब इस पिस्टन के ऊपर अपने हाथ से दबाव कम करता गया। ठीक है, तो यहां पे गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, यहां पे इस स्टेट पे एट द एंड ऑफ दिस आइसोथर्मल एक्सपेंशन गैस का प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T1 ही ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये तो क्या है, गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन यहां से यहां तक। अब फिर यहां से यहां तक ये क्या है, गैस का एडियाबैटिक एक्सपेंशन।
ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस एडियाबैटिक एक्सपेंशन गैस का प्रेशर P3, वॉल्यूम V3, टेम्परेचर T2। ठीक है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में गैस का टेम्परेचर घटता है ना, तो T1 से घटता घटता कितना हो गया T2। तो ये वाली स्टेट ये है, और ये वाली स्टेट ये है, और ये वाली स्टेट ये है। ठीक है, मतलब ये A होगी, ये B होगी, ये C होगी, A B C, और ये क्या है B से C, एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस, एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस। और फिर मैंने क्या किया, C से D, आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ गैस। ठीक है, C से D, आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ गैस। फाइनली D पे गैस का प्रेशर P4, वॉल्यूम V4, टेम्परेचर T2। तो C से D टेम्परेचर कांस्टेंट T2, और वॉल्यूम घट रहा है, तो इसका मतलब आइसोथर्मल कंप्रेशन है गैस का। तो C से D ये क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ गैस। अब आओ D से वापस A पे। अब ये क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ गैस। पिस्टन के ऊपर दबाव बढ़ाता गया, जिससे गैस कंप्रेस होती जाएगी एडियाबैटिकली। ठीक है, तो D से A ये क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ गैस। तो देख सकते हो एक साइकिल पूरी होगी, A से B, B से C, C से D, D से A। इसको बोलते हैं कार्नोट साइकिल। ठीक है, तो अब देखो A से B आओ, A से B आइसोथर्मल एक्सपेंशन। मुझे ये पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस वो कितना होता है, 0। और आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ना, तो इसका मतलब ये जो वर्किंग सब्सटेंस है या गैस है, वो सोर्स से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। कितनी, Q1। ठीक है, Q1 एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम सोर्स। A से B ये जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ना, इसमें वर्किंग सब्सटेंस या गैस सोर्स से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। कितनी एब्जॉर्ब करेगी, Q1। ठीक है, अभी फॉर्मूले का यूज कर दो, ये आएगा nRT1 इंटू में log V2 बाय V1, फाइनल वॉल्यूम बाय में इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज किया मैंने। A से B ये जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ना गैस का, इसमें वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम सोर्स कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी, Q1। अब देखो B से C एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, C से D आइसोथर्मल कंप्रेशन है, C से D आइसोथर्मल कंप्रेशन है। तो इसमें जो मेरी गैस है ना, वो सिंक को हीट एनर्जी रिजेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये तो था A से B आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम सोर्स, और B से C डेल्टा Q 0 आएगा, क्योंकि B से C ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। C से D आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, तो C से D तो आइसोथर्मल कंप्रेशन है,
गैस का वॉल्यूम घटा है ना, और आइसोथर्मल कंप्रेशन है, गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा T2। तो C से D ये जो मेरी वर्किंग सब्सटेंस है या गैस है, वो सिंक को हीट एनर्जी रिजेक्ट करेगी, और वो मान लो Q2 होगी। C से D Q2 हीट रिजेक्ट बाय वर्किंग सब्सटेंस टू सिंक, और बाय यूजिंग फॉर्मूला यह कितनी आएगी, nRT2 log V3 बाय V4, ठीक है, इतनी आएगी। तो ये इतनी आ जाएगी बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब आओ D से A, ये जो D से A एडियाबैटिक कंप्रेशन है, इसमें तो कोई हीट का एक्सचेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो बॉटम है वो भी इंसुलेटिंग हो गया कंटेनर का। तो D से A डेल्टा क्यू आएगा 0, ठीक है। A से भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, इसमें इस वर्किंग सब्सटेंस ने सोर्स से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की, इतनी एब्जॉर्ब। B से C एडियाबैटिक एक्सपेंशन था, तो डेल्टा क्यू 0 ऑब्वियसली, क्योंकि बेस भी इंसुलेटिंग हो जाएगा ना। C से D आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो इसमें क्या होगा, जो मेरी गैस है वो हीट रिजेक्ट करेगी टू सिंक, और इतनी बाय फॉर्मूला, ठीक है, ये रिजेक्ट। और D से A ये एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया, बेस अगेन इंसुलेटिंग हो गया, तो कोई हीट का एक्सचेंज हो ही नहीं सकता, तो डेल्टा क्यू 0। तो एक तरह से इस पूरी साइक्लिक प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब कौन सी प्रोसेस में हुई है, मतलब गैस के द्वारा हीट एब्जॉर्ब कौन सी प्रोसेस में हुई है, A से B में आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, और इतनी एब्जॉर्ब हुई है, तो इसका मतलब Q1 हो गया। और इस पूरी साइक्लिक प्रोसेस में हीट रिजेक्ट कब कब हुई है, बाय गैस आइसोथर्मल कंप्रेशन में, C से D प्रोसेस में, और वो इतनी हीट रिजेक्ट हुई है, तो इसका मतलब एक तरह से Q2 हो गया इस पूरी साइक्लिक प्रोसेस में। तो इस पूरी साइक्लिक प्रोसेस में टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय गैस वो इतनी होगी, और इसी को Q1 बोलते हैं, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। और इस पूरी साइक्लिक प्रोसेस में टोटल हीट रिजेक्टेड बाय गैस वो इतनी होगी, इसको Q2 बोलते हैं, इसलिए तो मैंने इसको Q2 लिखा है, ठीक है। तो देखो यहां से Q2 बाय Q1 इसकी वैल्यू क्या आएगी, Q2 बाय Q1 कर दो तो NR से NR कैंसिल हो जाएगा, तो यह आएगी T2 बाय T1 इंटू में लॉग V3 बाय V4 डिवाइडेड बाय लॉग V2 बाय V1, यह आ गई Q2 बाय Q1 की वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये जो A से B ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस अप्लाई करो तो क्या होगा, P1 V1 किसके बराबर होगा, P2 V2 के बराबर। और जो ये B से C एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस अप्लाई करो, ठीक है, B से C, तो क्या होगा, P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 की पावर गामा, सही बात है। अब देखो C से D ये जो मेरी आइसोथर्मल कंप्रेशन है, इस पे आइसोथर्मल प्रोसेस अप्लाई करो C से D, तो क्या होगा, P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4, सही बात है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, और ये मेरी थर्ड इक्वेशन होगी। और अब देखो D से A ये जो मेरी एडियाबैटिक कंप्रेशन है,
इस पे एडियाबैटिक प्रोसेस अप्लाई कर दो तो क्या होगा, P4V4 की पावर गामा इज इक्वल टू P1V1 की पावर गामा, ये फोर्थ इक्वेशन होगी। इन चारों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 1 2 3 4, ये चारों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो देखो P1 P2 P3 P4 इंटू में V1 V2 की पावर गामा V3 V4 की पावर गामा इज इक्वल टू P1 P2 P3 P4 और क्या आएगा, V1 की पावर गामा V2 V3 की पावर गामा V4, ठीक है। तो P1 P2 P3 P4 से ये P1 P2 P3 P4 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आओ तो देखो V1 और V2 देखो कहां कहां पे हैं, V1 V2 यहां पे है और यहां पे है, ठीक है। तो ये V1 की पावर गामा इसको इस तरफ ले आओ, ठीक है। तो V1 की पावर ये 1 माइनस गामा हो जाएगा और ये V2 की पावर गामा है और यहां पे V2 है, तो ये हो जाएगा V2 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा V3 की पावर गामा -1 और V4 की पावर 1 माइनस गामा, ऐसा ही होगा, सही है। तो अब देखो, अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, देखो मेरे पास क्या आया, V1 की पावर 1 माइनस गामा इंटू में V2 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू V3 की पावर गामा -1 इंटू में V4 की पावर 1 माइनस गामा, ठीक है। तो V1 की पावर 1 माइनस गामा तो ये होगा, ठीक है। तो V2 की पावर गामा -1 को नीचे जाके क्या हो जाएगा, ये इसको हटाऊंगा तो V2 की पावर 1 माइनस गामा हो जाएगा ना, सही बात है। और ये क्या है, V4 की पावर 1 माइनस गामा, तो V3 की पावर गामा -1 नीचे जाके क्या हो जाएगी, V3 की पावर 1 माइनस गामा हो जाएगी। तो यहां से क्या आ गया, V1 बाय V2 की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू V4 बाय V3 की पावर 1 माइनस गामा। तो पावर से पावर कैंसिल होगी, ठीक है। होता है ना, जैसे मान लो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर है, तो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो x 2 आ जाएगी ना, ऐसे यहां पे पावर से पावर कैंसिल होगी। तो V1 बाय V2 ये कितना आ गया, V4 बाय V3, ठीक है। तो एक तरह से V2 बाय V1 ये कितना आ गया, V3 बाय V4, ये मेरे को चाहिए था। V2 बाय V1 कितना आ गया, V3 बाय V4। इन चारों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने के बाद में मेरे को ये हासिल हुआ है कि V2 बाय V1 इज इक्वल टू V3 बाय V4। तो Q2 बाय Q1 क्या आ जाएगा, T2 बाय T1 आ जाएगा, T2 बाय T1 आ जाएगा ना, क्योंकि V2 बाय V1 की जगह V3 बाय V4 पुट करोगे तो log V3 बाय V4 से log V3 बाय V4 कैंसिल हो जाएगा, तो Q2 बाय Q1 कितना आ गया, T2 बाय T1, ठीक है। अब देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने हीट इंजन पढ़ा था, है तो ये भी हीट इंजन, भले ही कार्नोट हीट इंजन हो। तो हीट इंजन की एफिशिएंसी आई थी 1 माइनस Q2 बाय Q1 प्रीवियस लेक्चर में। तो इन केस ऑफ
कार्नोट हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस Q2/Q1 की वैल्यू क्या आ गई इन केस ऑफ कार्नोट हीट इंजन, T2/T1। ठीक है, तो ये होती है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन। इसको याद रखना होगा, 1 माइनस T2/T1। T1 ऑब्वियसली T2 से ज्यादा। ठीक है, T1 तो किसका टेम्परेचर है, सोर्स का, और T2 सिंक का। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन ये आ गई। और अब देखो यहां पे एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, क्या ये नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस मतलब नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड कर रही है, नहीं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। यहां पे कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। ऑब्वियसली T1 T2 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो इट्टा 1 से तो कम ही आएगा। तो इसका मतलब कार्नोट हीट इंजन जो एक आइडियल हीट इंजन है, इसकी भी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। ठीक है, इन केस ऑफ कार्नोट हीट इंजन जो एफिशिएंसी आई है इट्टा, ये 1 से कम ही आएगा, क्योंकि T1 T2 से ज्यादा होगा ना, अनिवार्य है। तो अब देखो, मान लो अगर मैं ये चाहता हूं कि कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% हो जाए, मतलब इट्टा 1 हो जाए, तो इट्टा 1 कब होगा, देखो, या तो T2 0 या T1 इनफाइनाइट हो, मतलब या तो T2 0 केल्विन हो या T1 इनफाइनाइट केल्विन हो। T1 T2 ऑब्वियसली केल्विन में होंगे ना। ठीक है, तो अब देखो, टेम्परेचर इनफाइनाइट और 0 केल्विन ये हम अटेन नहीं कर सकते, नॉट अटेनेबल। ठीक है, तो जब मैं ये मान के चल रहा हूं कि कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% होगी, मतलब इट्टा 1 होगा, तो उसके लिए तो T2 0 होना चाहिए या T1 इनफाइनाइट होना चाहिए, ये दोनों हो ही नहीं सकते। ठीक है ना, एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर हम अटेन नहीं कर पाए हैं, और इनफाइनाइट ये भी अनअटेनेबल है। तो इसका मतलब कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, तो इट्टा 1 से कम ही होगा। T1 इज ग्रेटर देन T2, क्योंकि सोर्स का टेम्परेचर T1 विल बी ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सिंक T2। ठीक है, और अब देखो यहां पे और मेन पॉइंट क्या है, तो देखो कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, तो इसका मतलब 1 माइनस Q2/Q1 1 नहीं हो सकता, इसका मतलब Q2 समथिंग आएगा। तो इसका मतलब देयर मस्ट बी रिजेक्टेड सम हीट टू सिंक इवन इन केस ऑफ कार्नोट हीट इंजन, देयर विल बी ऑलवेज सम हीट रिजेक्टेड टू सिंक, मतलब Q2 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और ये भी बात है कि ये जो कार्नोट हीट इंजन है ना, ये रिवर्सिबल हीट इंजन है। अगर मैं इसको रिवर्स में ऑपरेट करूंगा ना, कार्नोट हीट इंजन को रिवर्स में ऑपरेट करूंगा, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब ये तो सीधा, तो ये तो कार्नोट हीट इंजन है, ऐसे जब ऑपरेट होगा जैसे कि मैंने बताया है, तो ये तो कार्नोट हीट इंजन बन गया, बिल्कुल सही है। लेकिन कार्नोट हीट इंजन क्या होता है, रिवर्सिबल हीट इंजन होता है। अगर मैं इसको रिवर्स में ऑपरेट करूंगा ना, इस साइक्लिक प्रोसेस को रिवर्स में, ऐसे तो ये कार्नोट हीट इंजन हो गया। अगर मैं इसको रिवर्स में ऑपरेट करूं तो ये क्या हो जाएगा, कार्नोट रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, कार्नोट रेफ्रिजरेटर को।
तो आज का हमारा टॉपिक तो कार्नोट इंजन था। ये आइडियल हीट इंजन होता है, ये ध्यान रहे। और कार्नोट हीट इंजन की ये साइकिल होती है, पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये कार्नोट साइकिल है ऐसे, ठीक है। ये होता है कार्नोट हीट इंजन। कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी या ये 1-T2/T1, ये भी 1 नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए अगर 1 हो तो T2 0 होना पड़ेगा, 0 केल्विन होना पड़ेगा, या T1 इनफाइनाइट केल्विन होना पड़ेगा। ये दोनों ही अनअटेनेबल है। तो इवन कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, ठीक है। और कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी यहाँ पे इस वर्किंग सब्सटेंस मतलब गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, केवल किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर्स ऑफ सोर्स एंड सिंक, ठीक है। और अगर मैं इस कार्नोट हीट इंजन को रिवर्स में अप्लाई करूं तो ये पहली बात है, कार्नोट हीट इंजन नहीं रहेगा। लेकिन इसी साइकिल को, ये जो कार्नोट साइकिल है ना, ये तो कार्नोट साइकिल है, तो कार्नोट हीट इंजन बन गया, ठीक है। अगर मैं इसको रिवर्स में अप्लाई करूं, कर सकता हूं, क्योंकि कार्नोट हीट इंजन या जो ये कार्नोट साइकिल है ये रिवर्सिबल साइकिल होती है। अगर मैं इसको रिवर्स में अप्लाई करूं ना, जो कि मैं कर सकता हूं, तो ये कार्नोट हीट इंजन नहीं रहेगा, तब ये कार्नोट रेफ्रिजरेटर बन जाएगा अगर इसको मैं रिवर्स में अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।